बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को समझते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है। देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ बड़ी सिंपल सी बात है हमारे पास। न्यूटन के सेकंड लॉ हमसे ये बात कहता है कि F इक्वल्स टू एम ए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो लगाओ। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे एरो लगाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहती है? क्वेश्चन दो बातें करती है आपसे। पहली बात, ये क्वेश्चन ये कर रही है कि जब कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो अगली चीज जो आपको नजर आएगी वो क्या नजर आएगी? एक्सेलरेशन। तो हम ये कहते हैं कि फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ओके, ये बहुत अहम जुमला है। इसका मतलब है आपको कल वाली बात अगर याद हो न्यूटन फर्स्ट लॉ की, तो एक तो था ना बैलेंस फोर्सेस। जब अनबैलेंस फोर्सेस आई थी तो उस वक्त मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था नेट फोर्स का। इसका मतलब है कि जब दोनों फोर्सेस को माइनस करने पे अब कुछ फोर्स हमारे पास बच रही है। तो मैंने कहा था जब भी नेट फोर्स होगी तो याद है क्या हो रहा था? वो बॉडी जो कि एट रेस्ट थी, जब उस पे नेट फोर्स हमारे पास यानी अनबैलेंस फोर्स लगी तो उसने एक्सेलरेट किया था। और वो बॉडी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी उस पर बैलेंस फोर्सेस लग रही थी, लेकिन जब उस पर अनबैलेंस फोर्स लगी तो उसने एक्सेलरेट या डीसेलरेट किया। तो इसका मतलब है कि फोर्स अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर सकती है तो वो है एक्सेलरेशन। तो हम जो बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि जब भी फोर्स लगेगी तो अगली चीज आपको क्या मिलेगी? एक्सेलरेशन। फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो ये बात बहुत अहम है, आप ये बात याद रखिएगा कि अगर कभी हम आपसे कहें कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। ये समझ में आ रहा है क्यों गलत है? क्योंकि फोर्स के बाद जो अगली चीज हमें नजर आती है वो एक्सेलरेशन है। दैट इज नॉट द वेलोसिटी। सो इफ अ फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स का मतलब अच्छी तरह याद रखना, जब कभी हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं फोर्स, तो हमारा मतलब होता है अनबैलेंस फोर्स। क्योंकि जो बैलेंस फोर्सेज हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, वो तो हमें नजर ही नहीं आती। राइट? सो जब कभी भी हम फोर्स की बात करते हैं तो हमारा हमेशा मतलब कौन सी फोर्स होता है? अनबैलेंस फोर्स होता है। तो जब बैलेंस फोर्सेज होती है तब तो हम कहते हैं फोर्स जीरो होगी ना, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। तो बैलेंस फोर्सेज से हमारा आंसर जीरो आता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो हम जब भी वर्ड यूज करते हैं फोर्सेज, तो हमारा मतलब होता है अनबैलेंस फोर्स, हमारा मतलब होता है नेट फोर्स। तो याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करेगी, द नेक्स्ट थिंग यू विल सी इज द एक्सेलरेशन। फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। एक बॉडी पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज के मैंने कहा फोर्स और दूसरी चीज मैंने क्या यूज की? 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। तो फोर्स वेलोसिटी नहीं हो सकती, फोर्स की वजह से वेलोसिटी नहीं होगी, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगी। तो मुझे ऐसे अगर मैं ये बोलता कि एक बॉडी पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। मेरा ख्याल है ये बात आपकी समझ में आ गई है। और अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो थम अप। तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। दूसरी बात, ये जो लॉ आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है, आप देखिए एफ के ऊपर भी एरो लगाया है, ए के ऊपर भी एरो लगाया है, इसका मतलब फोर्स भी डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है। तो ये लॉ हमसे कहता है डायरेक्शन ऑफ एफ एंड डायरेक्शन ऑफ ए, एक्सेलरेशन, फोर्स और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है आर सेम। ये लॉ हमसे अगली बात ये कह रहा है कि जो डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगे और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। नो, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है। तो सिंपल सी दो बातें। नंबर एक बात, हमेशा फोर्स प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन को। नंबर दो बात, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। ओके, एम हमारे पास यहां जो एम है इज द mass of body and it is called
इनर्शियल मास, तो इसको हम आमतौर पे इनर्शियल मास भी कहते हैं, किसको, m को। ओके, तो फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन को, ये अहम बात है। अच्छा, हमारे पास जो SI यूनिट है, एक बात तो ये हमारे पास हो गई, याद रखिएगा जो हमारे पास SI यूनिट ऑफ फोर्स है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कहलाता है न्यूटन, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये न्यूटन क्या होता है, देखो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन यानी इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा ख्याल है ये भी आसान सी बात है। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको एक बहुत अहम डेफिनेशन देता है और वो अहम डेफिनेशन है फोर्स की। बहुत सारी दफा जब मैं क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूं कि फोर्स क्या होती है, तो वो मुझे बताते हैं कि पुश एंड पुल को फोर्स कहते हैं, या वो ये कहते हैं कि किसी बॉडी को हम मूव कराएं या कराने की कोशिश करें, किसी मूविंग बॉडी को हम स्टॉप कर दें या स्टॉप करने की कोशिश करें, दिस इज कॉल्ड फोर्स। एक्चुअली दिस इज नॉट द फोर्स। फोर्स की जो डेफिनेशन है वो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो कि मैं इस वक्त लिख रहा हूं, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास है, और हम इस डेफिनेशन को प्रूव भी कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो फोर्स है, वो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस किस्म की है कि हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is called force. Rate of change of linear momentum is called force. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब हम जरा समझ लेते हैं। देखिए, बात कुछ इस तरीके से कि हम ये बात जानते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ, हम ये बात जानते हैं कि F किसके इक्वल है, m a के इक्वल है, नेम इट इक्वेशन नंबर 1। हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होता है, तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये बात जानते हैं कि Vf किसके बराबर होता है, Vi प्लस at के बराबर होता है। तो Vi प्लस का यहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, Vf माइनस Vi इज इक्वल टू at। क्या कह रहे हैं, ये t जो है ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो t वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो Vf माइनस Vi और t मल्टीप्लाई था, यहां जाकर डिवाइड हो गया। अब इसकी a की वैल्यू उठा के मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या बताता है कि F इज इक्वल टू m, और a की जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूं जो कि क्या है मेरे पास, Vf माइनस Vi अपॉन t। क्या कहते हैं, अब इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, मैं m को Vf से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इज m Vf माइनस, इसके बाद मैं m को Vi से कर रहा हूं m Vi, ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, t। अब आप मुझे ये बताइए कि m मास है और v क्या है, वेलोसिटी, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम नहीं कहलाता है। हमने ये पढ़ा हुआ है ना, मतलब मैट्रिक क्लास में आप ये लोग पढ़ के आए हुए हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी से, तो उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, क्या चीज बन जाती है, मोमेंटम बन जाता है। तो mvf को मैं कह रहा हूं दिस इज मोमेंटम, मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चूंकि फाइनल वेलोसिटी है दिस इज कॉल्ड फाइनल मोमेंटम, माइनस mvi दिस इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम, डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है। सो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, p का मतलब है मोमेंटम, और डिवाइडेड बाय क्या है, t। तो जब भी चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करो तो दिस इज कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, दिस इज कॉल्ड फोर्स। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे और हम लोग आगे चल के जब लीनियर मोमेंटम को प्रूफ करेंगे, इसे डेरिवेशन करेंगे, तो वहां पर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा कि फोर्स क्या होती है, तो आपने मुझे यही डेफिनेशन बतानी है। आपने मुझे बताना है कि चेंज इन मोमेंटम को जब भी टाइम से डिवाइड करते हैं दिस इज कॉल्ड फोर्स, ओके।
जब भी चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड फोर्स। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के जहन में ये सवाल है, लीनियर मोमेंटम है तो क्या एंगुलर मोमेंटम भी होता है? यस होता है। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो किसके बराबर होता है? वो होता है टॉर्क। तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर का मतलब है एक लाइन में जाने वाला, एक लाइन में जाने वाला। तो हमारे इस चैप्टर का नाम वैसे भी मोशन है। मोशन का मतलब है कि ये हम कौन सी मोशन पढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, या इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन। इस चैप्टर के शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस चैप्टर में हम जितने भी मोशन पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं। याद है हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जो डिस्कशन की थी वो क्या थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम कौन सी बॉडीज पे अप्लाई करते हैं? जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो इसलिए यहाँ पर जो मोमेंटम है उसके लिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लीनियर मोमेंटम के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ओके, थैंक यू। अब आगे बात करते हैं। यहां तक मेरा ख्याल है ये सारी बात आपकी समझ में आ गई होगी। फोर्स की डेफिनेशन बहुत अहम डेफिनेशन है जो आपकी समझ में आनी चाहिए, और ये प्रूफ भी आपकी समझ में आ चुका है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स के बारे में हम जब देखते हैं तो एक और चीज भी है जो कि फोर्स होती है, और वो है बॉडी का वेट। तो वेट भी एक फोर्स है। यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो वेट को हम लोग क्या कहते हैं कि जो वेट है दैट इज एक्चुअली अ फोर्स। वेट क्या होता है? एक फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? जिससे अर्थ किसी भी मास को अपने सेंटर की तरफ या टुवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ हमारी जमीन किसी भी मास को जो अपनी तरफ खींच रही है, दिस इज कॉल्ड द वेट। सिंपल डेफिनेशन। तो वेट अगर एक फोर्स है, और फोर्स हम जानते हैं क्या होता है? ma। अब अर्थ अगर किसी चीज को खींच रही है तो वो जो एक्सेलरेशन होती है ए, वो किसके बराबर होती है? जी के बराबर होती है ना, याद है? ए किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है। लिहाजा हम वेट का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं mg। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेट। W is equal to mg। ठीक है, ये बहुत अहम फॉर्मूला हमारे पास। और जो वेट है इसका हमारे पास यूनिट इज क्या है? न्यूटन। तो वेट का यूनिट भी हमारे पास क्या होता है? न्यूटन होता है। यानी वेट हमारे पास क्या है? एक फोर्स है। तो मैस अलग चीज है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छा खासा पढ़ के आए हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन मशहूर जमाना किस्म का लॉ है, जो कि हमसे कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर ये एक वॉल है मेरे पास और ये मेरे पास एक बॉल है, और इस बॉल को मैं इस बॉल की तरफ फेंकता हूं, तो बॉल किस पे फोर्स लगाएगी? बॉल बॉडी ए है मेरे पास, और ये बॉल क्या है? बॉडी बी है। तो वो फोर्स जो ए बॉडी लगाएगी बी पे हमेशा इक्वल होगी उस फोर्स के जो बी लगाएगी ए पे। तो बॉल किस पे फोर्स लगाएगी? वॉल पे, और वॉल किस पे फोर्स लगाएगी? बॉल पे। ठीक है, तो अगर हम एक बॉल को दीवार पे मारते हैं तो बॉल जो है वो वॉल पे फोर्स लगाएगी, और वॉल किस पे फोर्स लगाएगी? वापस बॉल पे। तो वो फोर्स जो ए लगाएगा बी पे, वो फोर्स जो बी लगाएगा ए पे, दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये माइनस साइन आपको सिर्फ क्या बता रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मेरा ख्याल है ये आसान सी बात है, इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ओके, इसमें और तो कोई ऐसी बात है नहीं। बाकी इसका ताल्लुक फिजिक्स के साथ है, इसका जज्बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक शख्स ने दूसरे को एक थप्पड़ मारा तो उसने बदले में 4 मार दिए। ये बिल्कुल बेकार किस्म की बातें हैं, इनका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये जज्बात में आते हैं। इसको आप ऐसे सवाल के जवाब किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछे जाए तो ज्यादा बेहतर है, फिजिसिस्ट से इस किस्म के सवाल नहीं होते। हम ये कहते हैं कि हम बॉडीज की बात करते हैं, हम बात करते हैं इस चीज की कि दो ऑब्जेक्ट जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो इंटरेक्शन मतलब वो दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स की नोयत क्या होगी। ओके, सो एफ
ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए और साइन माइनस का। तो यहां तक अगर आपकी बात समझ में आ गई है, थम अप